हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। और आज भी हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन देखेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए आज का टेस्ट देने के लिए। ये रहा आप लोगों के बीच पहला प्रश्न। इसमें आप लोग को बताना है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। बताइए वह कौन सा दर्पण है जिससे बना प्रतिबिंब छोटा और आभासी होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं उत्तर से, उनका आंसर सही है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। और छोटा होने के साथ साथ यह आभासी होता है। और इसी आभासी को आप काल्पनिक भी कह सकते हैं या फिर काल्पनिक को ही हम लोग अवास्तविक भी कहते हैं। तो ये सब एक ही बात हुआ, आभासी कह लीजिए, काल्पनिक कहिए या फिर अवास्तविक कहिए। अगर बात की जाए कि बड़ा या फिर बड़ा छोटा तो हो गया, सीधा या उल्टा की, तो आप लोग पढ़े होंगे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो यह हमेशा सीधा बनता है। ये सीधा प्रतिबिंब देता है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, ये आपको याद रखना है। उपयोग की बात करें अगर, आप लोग पढ़े होंगे उत्तल दर्पण जो होता है इसका उपयोग कहाँ होता है? एक साइड मिरर। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। दूसरा, आपको यह भी याद होगा कि इसी गली में जो स्ट्रीट लाइट होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्ट्रीट लाइट देखे होंगे। आपके गांव में देखिएगा कहीं कहीं पर एक पोल पर लाइट लगा हुआ होता है तिरछा करके, उसी को हम लोग स्ट्रीट लाइट कहते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में भी किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, उत्तल दर्पण को ही हम लोग, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ये सब सवाल उत्तल दर्पण से आप लोग याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आप लोग को बताना है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। पिछला में था छोटा आभासी, इसमें पूछा जा रहा है बड़ा आभासी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा सही उत्तर। जो भी लोग बी आंसर कमेंट कर रहे हैं उनका सही है अवतल से। सभी लोग को याद रखना है कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जब पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। अब अवतल दर्पण की बात चली है, तो अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्नों को देख लीजिए। तो अवतल दर्पण से पहला प्रश्न तो यह बनता है कि यह जो है इससे जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है कि वस्तु के बराबर बनता है कि वस्तु से सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये तीनों बनता है, आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा भी होता है, बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है। दूसरा, आपसे यह पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है या फिर वास्तविक होता है। इसमें भी दोनों होता है, ये आपको याद रखना है। आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, इससे प्रश्न यह पूछा जाएगा आपसे कि जो अवतल दर्पण है इससे बना प्रतिबिंब उल्टा के सीधा होता है। आप जानते ही हैं कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? यह उल्टा होता है। यानी कि इससे बना प्रतिबिंब सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, यानी कि सब सही है। यानी कि जैसा प्रतिबिंब आपको चाहिए उन सभी तरह का प्रतिबिंब आपको किस दर्पण में मिलेगा? अवतल दर्पण में मिलेगा। ये सब प्रतिबिंब का चर्चा हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ से चर्चा कर सकते हैं उपयोग की। उपयोग में आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती दर्पण के रूप में होता है। यह तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग 10th से ही जानते होंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा कि डॉक्टर लोग वाला जैसी क्वेश्चन आएगा कि आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, तब ये आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, ध्यान में रखिएगा, हेडलाइट का चर्चा किया गया है। तो हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। इसके बाद गाड़ी में एक सर्च लाइट होता है, तो गाड़ी का जो सर्च लाइट होता है इसमें भी किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये सब क्वेश्चन आपको जो है
यहाँ से याद रखना है। और उत्तल को हमने क्या बताया था, अपसारी, तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अभिसारी दर्पण। क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बताइए। जब प्रकाश कांच में जाएगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं है। कमेंट कीजिए आप लोग। तो जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए घटता है, उनका आंसर सही है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वह घटता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों को बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है बताइए। एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक वेवगाइड है। ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों हैं या फिर इनमें कोई नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अगर आप लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखना है आप लोगों को, ऑप्टिकल फाइबर जो है ट्रांसमिशन लाइन भी होता है और वेवगाइड भी होता है। आप लोग 5G अभी सुन रहे होंगे कि 5G लग रहा है, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी सब 5G लॉन्च कर रही है। उस जो 5G लॉन्च कर रही है उसमें किसका प्रयोग होता है, इसी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है और ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाता है और यह वेवगाइड यानी कि इंटरनेट में भी इसका प्रयोग होता है। तो याद रखना है, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइन भी है और वेवगाइड भी। अब रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यह प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका सही है, काल्पनिक और सीधा। याद रखना आप लोगों को, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। ये रहा आपको लिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताना है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण क्या होगा। इसमें क्रांतिक कोण पूछा गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्रांतिक कोण कैसे निकलता है। से देखिए, इसमें प्रकाश जो है कांच से पानी में जा रही है। सबसे पहले अब आप लोग कमेंट करना बंद कीजिए, कमेंट करना बंद कीजिए और 1-1.5 मिनट जो है आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्रांतिक कोण हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो क्रांतिक कोण निकालना है, क्या निकालना है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण निकालने का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर होगा, यहां पर पानी से कांच में जा रहा है, तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना पड़ेगा पानी का अपवर्तनांक। क्या लिखना पड़ेगा, पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, और बटा में क्या लिखना होगा, कांच का अपवर्तनांक। यह कितना है, 5/3। 4/3/5/3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/5। ठीक है। अब यहाँ से थीटा निकालिएगा, कौन हमसे पूछा है, तो थीटा निकालना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि साइन जब LHS से RHS पे जाता है तो वह इन्वर्स हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन के पावर -1, इन्वर्स का मतलब पावर -1, 4/5। तो साइन इन्वर्स 4/5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये यहाँ पर सही आंसर हो गया। अब आप लेके क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान, बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब घटित होगा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा होगा, क्रांतिक कोण के बराबर होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, या फिर क्रांतिक कोण पर निर्भर नहीं करता है। कमेंट कीजिए आप। जो भी लोग सी कमेंट कर रहे हैं उनका सही है, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब आपतन कोण जो हो वह क्रांतिक कोण से बड़ा हो, या आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में डैश के कारण तारे टिमटिमाते हैं। या तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
सबको पता है कि अपवर्तन के कारण, 10th से ही आप लोग जान रहे होंगे कि वायुमंडल में जो तारे टिमटिमाते हैं वह उसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो बी यहाँ पर राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? कमेंट कीजिए आप लोग, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो मैंने जिस समय आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाया था उसमें बताया था कि जैसे ही कलर वाला क्वेश्चन है कि फलाना चीज इस कलर का क्यों दिखता है, तो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। तो डी यहाँ पर सही उत्तर रहा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताइए आप लोग कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य जब बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा। तरंगदैर्घ्य का उल्टा अपवर्तनांक होता है, तो बी यहाँ पर सही उत्तर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आप लोगों को बताना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग को आंसर आना चाहिए। जो भी लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर सही है, अपवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बताइए आप लोग प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है। जो भी लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका याद है, ठीक से रिवीजन कर रहे हैं, बाकी लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सही कमेंट कर रहे होंगे। अब है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। बताइए प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति है वह किसकी पुष्टि करता है? व्यतिकरण का, परावर्तन का, ध्रुवन का या फिर वर्ण विक्षेपण का? जो भी लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं ध्रुवन, उनका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन विवर्तन की घटना के प्रकार है? यह भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूं, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें कौन है विवर्तन की घटना के प्रकार? तो आप लोग पढ़े हैं फ्रेनेल का भी विवर्तन होता है, फ्राउनहोफर का भी होता है, यानी कि ऊपर दोनों। इसका सही आंसर रहा सी। जो भी लोग कमेंट किया उनका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आप लोग को बताना है कि प्रकाश के रंग का क्या कारण है? यह क्वेश्चन भी बार बार मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, VVI क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे, और फिजिक्स में आपको 35 में 35 बना देना है। 35 में आप 35 ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा, सोचिए 100% नंबर इसमें आपको मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप बिहार टॉपिक कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेहनत करके पढ़ते रहिए और जल्दी से आंसर दीजिए। प्रकाश के रंग का क्या कारण है? इसका तरंगदैर्घ्य। ये सही जवाब रहा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? बताइएगा आप लोग, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो किस कारण से होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी लोग सी कमेंट कर रहे हैं उनका सही है, वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष जिसे कि इंग्लिश में हम लोग रेनबो कहते हैं, उसका निर्माण किस कारण से होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आप लोगों को बताना है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है वह कौन है? बताइए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? बैगनी का। जो भी लोग सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है, 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आप लोगों को बताना है कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या होता है? बताइए, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कब होगा? जब माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम होगा। यानी कि जो भी लोग डी कमेंट किए हैं उनका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आप लोगों को बताना है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन है? बताइए, न्यूनतम विचलित अवयव यानी कि सबसे कम विचलन किसका होता है? किसका होता है? लाल का। लाल सबसे ऊपर होता है, रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे। यहाँ पर लाल इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन आज का, प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत होता है उसके द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फिर ध्रुवन? क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसकी व्याख्या जो होती है वह क्वांटम सिद्धांत से होती है, यानी कि तरंग सिद्धांत से नहीं होती है। तो सी यहाँ पर सही आंसर रहा। ये थे आज के 20 प्रश्न। मिलते हैं फिर हम लोग कल नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।